हेलो एवरीवन, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अजय सिंह आज आपको मैकेनिक्स का अगला टॉपिक रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया था कि रोटेटिंग फ्रेम और सभी प्रकार के एक्सीलरेटेड फ्रेम्स नॉन इनर्शियल फ्रेम होते हैं और नॉन इनर्शियल फ्रेम का जो सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें स्यूडो फोर्स अपीयर्स होता है। इसमें स्यूडो फोर्स अपीयर होगा। मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि रोटेटिंग फ्रेम में तीन तरह के आपके स्यूडो फोर्स मिलेंगे, आइलर फोर्स, कोरियालिस फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आइए देखते हैं इनका जनरल डेरिवेशन कि रोटेटिंग फ्रेम में यह तीन तरह के स्यूडो फोर्सेस कैसे एराइज हो रहे हैं और साथ ही रोटेटिंग फ्रेम्स और रोटेटिंग फ्रेम्स मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम और इनर्शियल फ्रेम के बीच क्या ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कैसे बनता है, उसको हम लोग देखते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। टॉपिक आपका रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपके सिलेबस में मेंशन है, जहां से हम ओरिजिन ऑफ स्यूडो फोर्सेस को देखेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप इसको अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको वीडियो समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि एक फ्रेम यस है और यह फ्रेम कैसा है, स्टेशनरी है। स्टेशनरी है, स्टेशनरी है, इसका मतलब कि यह कैसा होगा, इनर्शियल होगा, इनर्शियल फ्रेम होगा। क्योंकि एक्सेलरेटेड नहीं है तो कैसा होगा, इनर्शियल होगा। इन 3 डायमेंशंस हम सपोज कर रहे हैं। यहाँ पर एक फ्रेम कैसा है आपका, यस है, जिसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर इनर्शियल है तो एक्स आई लिखेंगे। आई इंडिकेट इनर्शियल फ्रेम, इसको आप वाई आई एंड जेड आई लिखेंगे। यह ओरिजिन है। अब इससे अटैच एक और फ्रेम अगर यस डैश आप सपोज करें, सपोज यस डैश इज ए रोटेटिंग फ्रेम, इज ए रोटेटिंग फ्रेम। मान लेते हैं इस स्टेशनरी फ्रेम में कोई पॉइंट P है जिस पर कोई पार्टिकल सिचुएट है, उसका मास क्या है, m है। पॉइंट P पर कोई पार्टिकल सिचुएट है जिसका मास m है और इसका पोजीशन वेक्टर r आई लिखिए, यहां आई फॉर इनर्शियल फ्रेम। अब अगर आप सपोज करें इनर्शियल फ्रेम में इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे फिर इस पॉइंट P का, वह आपका हो जाएगा एक्स आई, वाई आई एंड जेड आई। इतना तो बहुत आसानी से आप समझ रहे होंगे कि 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर इनर्शियल है तो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स आई, वाई आई एंड जेड आई। अगर हम इससे अटैच एक और फ्रेम सपोज करें, रोटेटिंग फ्रेम, कोई ऑब्जर्वर है जो रोटेटिंग फ्रेम से सेम पॉइंट को क्या कर रहा है, देख रहा है, तो उसके लिए जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा रोटेटिंग के लिए एक्स आर लिखा सफिक्स में, वाई आर एंड जेड आर ये लिखा। और यह अगर जो रोटेटिंग फ्रेम है, रोटेटिंग फ्रेम यह अगर ओमेगा वेलोसिटी से क्या कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है फ्रेम यस के रिस्पेक्ट में, स्टेशनरी फ्रेम के रिस्पेक्ट में। अब चूंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हुआ, सुविधा के लिए आप सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा सपोज कर लें कि जो रोटेटिंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम पार्टिकल P को देख रहे हैं और स्टेशनरी फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम सुविधा के लिए मान लें कि दोनों फ्रेम का ओरिजिन कॉमन है, मतलब रोटेटिंग फ्रेम का भी ओरिजिन O है और स्टेशनरी फ्रेम का भी ओरिजिन
वो है। एक चीज और सपोज कर लें कि इस तरह से ओवरलैप किए हैं ये दोनों कि इनका जेड एक्सिस क्या है, एक दूसरे के ऊपर है, मतलब कॉमन जेड एक्सिस है। तो यहां पर अगर हम एस डैश फ्रेम को लिखें, एस डैश फ्रेम रोटेटिंग फ्रेम, इसके लिए आपका यहां पर क्या हो जाएगा, इसे जेड एक्सिस जेड आर हो जाएगा। लेकिन अगर ये रोटेट कर रहा है तो जेड एक्सिस, चूंकि 3D में आप इमेजिन कर रहे हैं, जेड एक्सिस तो वही है लेकिन वाई और एक्स एक्सिस क्या करेगा, अपने स्थान पर रोटेट करेगा। तो मान लेते हैं जेड एक्सिस तो कॉमन हो गया, दोनों रहेगा सेम। यहां पर आपका वाई एक्सिस रोटेट करके यहाँ वाई आर हो जाएगा और फिर एक्स एक्सिस भी रोटेट करेगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका एक्स आर। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। और इनकी जो रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी है वह क्या है, ओमेगा है। अब आपको बताऊं कि दोनों चूंकि कॉमन ओरिजिन है, तो जो आपका इनर्शियल फ्रेम में इसका पोजीशन वेक्टर है आर आई लिखे हैं, वही क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शियल अथवा रोटेटिंग। रोटेटिंग ही हम क्या कहते हैं, इसको नॉन इनर्शियल कहते हैं, क्योंकि दोनों में स्यूडो फोर्स अपीयर्स होते हैं। तो दोनों आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा, नॉन इनर्शियल। तो इसका भी पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, आर और आर, यहां पर सफिक्स आर लिखे हैं रोटेटिंग के लिए, दोनों बराबर हैं। इसको हम मान लें सुविधा के लिए ये आर है। ये आपको फिगर समझ में आया होगा, ये फिगर है। अब हमने सिंप्लिसिटी के लिए क्या सपोज किया है, आर आई इक्वल टू आर आर इक्वल टू आर मैंने ले लिया है। इसका जो रोटेशनल फ्रीक्वेंसी है ओमेगा है, कॉमन जेड एक्सिस है, बाकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अपने स्थान पर क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। अगर आप देखें तो फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में इसकी जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो एस के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर आर है, तो डी आर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन डी आर अपॉन डी टी आपको मिल जाएगा। और इसको हम क्या लिखेंगे, यह पहले फ्रेम एस के रिस्पेक्ट में है तो इनर्शियल फ्रेम है, सफिक्स में आई डिनोट करेंगे। मोस्ट कॉमनली इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी वी आई। सिमिलरली अगर हम इसी पार्टिकल का रोटेटिंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी लिखें, रोटेटिंग फ्रेम का मतलब एस डैश के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी वह क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी टी। क्योंकि आर और आर आई बराबर आर के हैं, इसलिए दोनों जगहों पर मैंने आर लिख रखा है। और रोटेटिंग के लिए सफिक्स में आर लिख लीजिए, जो बता रहा है कि रोटेटिंग फ्रेम के लिए है। इसको हम क्या लिखेंगे, वी आर, यह वेलोसिटी है। अब आप इसको थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए कि अगर एक फ्रेम स्टेशनरी है, दूसरा रोटेट कर रहा है, और ऑब्जर्वर अगर आपका रोटेटिंग फ्रेम से स्टेशनरी किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो ऑब्जेक्ट उल्टा दिशा में, जो रोटेटिंग फ्रेम की रोटेशनल वेलोसिटी है उतना ही उल्टा दिशा में प्रतीत होगा। एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि आप एक किसी चीज में आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप बस से जा रहे हैं, बस से आप जा रहे हैं, सभी लोग इसको महसूस कर सकते हैं। इमेजिन करिए बाहर एक यहां पर पेड़ है, यह स्टेशनरी है और आप क्या कर रहे हैं, इसे मूव कर रहे हैं। देखेंगे कि आपके रिस्पेक्ट में यह पेड़ क्या होगा, उल्टे दिशा में गतिमान होता हुआ नजर आता है। हमेशा आप इधर जाएंगे तो पेड़ पीछे की दिशा में भागेगा, उल्टे दिशा में गतिमान होगा। तो अगर कोई ऑब्जर्वर यहां से देखता है एस डैश फ्रेम से, और एस फ्रेम में अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो स्टेशनरी है, तो इसके रिस्पेक्ट में उल्टा दिशा में मूव करते हुए नजर आएगा। इसकी जो वेलोसिटी होगी, मान लेते हैं यह जो है एस डैश का, जिस वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो रोटेटिंग जो फ्रेम में है पार्टिकल्स, वह माइनस उल्टा दिशा में जाएगा, तो माइनस आएगा। ओमेगा क्रॉस आर वेलोसिटी से अपोजिट मूव करेगा वेलोसिटी से।
अब बहुत सारे लोगों को यही नहीं समझ में आया होगा कि यह टर्म वेलोसिटी कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं बता दूं, आप जानते हैं कि यह क्या है, यह आपका एंगुलर वेलोसिटी है। तो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन होता है। ये अगर लीनियर वेलोसिटी इसी तरह जा रहा है तो यही लीनियर वेलोसिटी अपोजिट दिशा में यह ऐसा प्रतीत होगा। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू होता है, लीनियर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू होता है v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। फ्रॉम हियर यहाँ से आप ओमेगा की वैल्यू पाओगे v अपान आर। यहाँ पर पोजीशन वेक्टर आपका कैपिटल आर है तो v अपान आर हो जाएगा। इन दोनों वैल्यू को अगर यहाँ रखोगे तो माइनस ओमेगा की वैल्यू v अपान आर और मल्टीप्लाइड बाई ये पोजीशन वेक्टर कैपिटल आर, इसकी वैल्यू आर और आर कैंसिल। तो यह टर्म केवल और केवल क्या देगा, माइनस v दे रहा है। और माइनस v ये बताता है कि अगर v वेलोसिटी से आगे जा रहे हैं रोटेटिंग फ्रेम में तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट भी उल्टी दिशा में v वेलोसिटी से मूव करते हुए दिखाई पड़ेगी। तो अगर ये दोनों वेलोसिटी रोटेटिंग फ्रेम का और इनर्शियल फ्रेम का, अगर इन दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम को अटैच करें तो ये इस फार्मूले से अटैच होगा। इनके बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन मिलेगा, अगर आप यहां लिखें dr अपान dt रोटेटिंग फ्रेम इक्वल टू dr अपान dt इनर्शियल फ्रेम माइनस ओमेगा क्रॉस आर, ये टर्म आपको मिलेगा। यह जो कि वेलोसिटी आपको मिलेगा। अगर इसको हम इस साइड में लिखें तो आपको मिल जाएगा dr अपान dt I इक्वल टू dr अपान dt r, और फिर अगर ये इस साइड में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा ओमेगा क्रॉस आर, ये रिलेशन मिलेगा। यह एक ऑपरेटर इक्वेशन की तरफ बिहेव करता है जो रोटेटिंग कोऑर्डिनेट इनर्शियल फ्रेम और रोटेटिंग फ्रेम के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा है। ये आपका प्लस है, रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा है। यहां पर रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा है और इसमें अगर कोई भी ऑपरेटर यहां रखें, अगर पोजीशन वेक्टर है तो यहां पर देखिए हर जगह पोजीशन वेक्टर आया है। यहां पर कोई भी अगर हम वेक्टर रखेंगे उसके लिए यह रिलेशन होल्ड करेगा। मींस अगर लिखें डी अपान डी टी आई इक्वल टू डी अपान डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस, यहां पर जो भी क्वांटिटी लिखेंगे वो हर जगह लिख सकते हैं। चाहे पर यहां पर आप पोजीशन वेक्टर लिखें, चाहे यहां वेलोसिटी लिखें, चाहे कुछ भी लिखें, मोमेंटम लिखें, तो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल यहां पर आपका आर होगा। रोटेटिंग दोनों के लिए यह एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन शो करेगा और यह एक ऑपरेटर इक्वेशन जैसा ट्रीट किया जाएगा। यहां पर कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं। तो यहां आपको इनर्शियल और रोटेटिंग के बीच में यह रिलेशन देगा। फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये कॉमन ऑपरेटर इक्वेशन डी अपान डी टी आई इक्वल टू डी अपान डी टी आर ओमेगा, और यहाँ पर जो भी लिखेंगे सपोज डेट एक्स लिख दें तो यहाँ पर भी एक्स लिखना पड़ेगा, ये होल्ड करेगा। मान लेते हैं इसको हम वेलोसिटी के लिए लिखें तो आपका मिल जाएगा इक्वेशन। ये तो अपने आप में एक वेलोसिटी इक्वेशन मिलेगा। अगर हम यहाँ आर लिखें तो आपका इक्वेशन मिलेगा डी आर अपान डी टी वेलोसिटी मिलेगा वी आई, पहले ही बताया हूं। यहाँ पर आपका वी आर मिलेगा प्लस ओमेगा क्रॉस आर मिलेगा। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। सिमिलरली अगर हम इसकी जगह पर डी अपान डी टी वी आई लिखें इक्वल टू डी अपान डी टी आर आई, यहाँ वी आई लिखें प्लस ओमेगा क्रॉस वी आई लिखें।
एक्स के जगह पर यहाँ पर हमने वी आई लिखा है, तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा जो इनर्शियल फ्रेम और रोटेटिंग के फ्रेम के बीच में एक संबंध को बताएगा। फिर आप देखें इनकी वैल्यूज जो इसके पहले मैं लिखा हूं, अगर उनके वैल्यूज को लिखा जाए यहां से, वी आई की वैल्यू दिया हुआ है इक्वेशन 1 से, अगर इक्वेशन 1 से लिखें तो क्या मिलेगा, केवल और केवल आपको लिखना है लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में लिखना है, तो यहां से आपको मिल जाएगा डी वी आई अपॉन डी टी, एज सच इसको रहने दीजिए आई, और यहां से जो v की वैल्यू है इक्वेशन 1 से इसमें लिखिए, यहां से आपको रिलेशन मिलेगा डी अपॉन डी टी वी आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर आपका आर हो जाएगा प्लस ओमेगा क्रॉस वी आर प्लस ओमेगा क्रॉस आर। ये आपका इक्वेशन 1 से ये सब वेक्टर फॉर्म में होंगे, पोजीशन वेक्टर और एंगुलर वेलोसिटी भी वेक्टर है, ये आपका इक्वेशन मिलेगा। फिर इससे देखें, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल जाएगा, डी वी आई अपॉन डी टी इनर्शियल फ्रेम इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव है तो यहाँ पर देखो इसका डायरेक्ट यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, तो फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड एंड सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट के फॉर्म में इसका हम डेरिवेशन करेंगे, यहाँ पर मिल जाएगा डी वी आर आई डी वी आर अपॉन डी टी, और ये सफिक्स में क्या है रोटेशनल है, यहाँ पर रोटेटिंग फ्रेम प्लस डी ओमेगा अपॉन डी टी फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन एज सच यहाँ रह जाएगा आर, और प्लस सेकेंड फंक्शन डी आर अपॉन डी टी फर्स्ट फंक्शन, इसका डेरिवेशन यहाँ से ये आपको दो टर्म मिलेंगे, प्लस इसको लिखिए, ये आपको मिल जाएगा ओमेगा क्रॉस वी आर प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्रॉस आर, इन दोनों के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये टर्म आपको मिलेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि यहां पर डी बी अपॉन डी टी ये जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, ये आपको क्या दे देगा, एक्सेलरेशन देगा, ये आपका क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, ए आर देगा, रोटेटिंग फ्रेम में एक्सेलरेशन, और यहां पर डी आर अपॉन डी टी किसके लिए है, आर के लिए है, यहां का है ना आर है, तो ये आपका क्या देगा, रोटेटिंग फ्रेम में वेलोसिटी देगा, मतलब ये वी आर देगा, यहाँ ऑलरेडी वी आर है, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिलेगा, और यहाँ पर ये क्या देगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इन इनर्शियल फ्रेम, तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक्सेलरेशन इन इनर्शियल फ्रेम, यह टर्म एक्सेलरेशन इन इनर्शियल फ्रेम, यहाँ पर मिलेगा एक्सेलरेशन इन रोटेटिंग फ्रेम, प्लस ये टर्म आपका देखो ये आपका ओमेगा क्रॉस वी आर है, और ये भी ओमेगा क्रॉस वी आर हो जाएगा इसकी वैल्यू मिला करके, ये जो कि ये वी आर है ना, यहाँ वी आर हो रहा है, तो 2 ओमेगा क्रॉस वी आर हो जाएगा, 2 ओमेगा क्रॉस वी आर, प्लस ये टर्म आपको मिल जाएगा ओमेगा क्रॉस आर, ये टर्म मिल जाएगा, और यह टर्म सबसे लास्ट में आप लिख लेंगे डी ओमेगा अपॉन डी टी क्रॉस आर, ये टर्म मिलेगा। ये देखें, अगर हम रोटेटिंग और इनर्शियल के बीच में अगर हम रिलेशन निकालना चाहते हैं तो पहले अगर हम रोटेटिंग लिखेंगे, इसको इस साइड में कर लें, सिंपली समझिए यहाँ पर ए आई है ना, इन सभी टर्म को इस साइड में करो तो ये निगेटिव साइन के साथ हो जाएगा, फिर आपका ए आर इक्वल टू जो मिलेगा, ए आर इक्वल टू ए आई
इधर इन सबको लेके जा रहे हैं, निगेटिव आएगा, माइनस एक स्टेप हम फास्ट कर रहे हैं कैलकुलेशन, 2 ओमेगा क्रॉस वी आर, ऊपर के कैलकुलेशंस है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ओमेगा क्रॉस आर ये मिल जाएगा, प्लस नहीं बल्कि आप सेकेंड साइड में ले जा रहे हैं ना, तो आपका मिलेगा माइनस डी ओमेगा अपन डी टी। थोड़ा सा धैर्य रखें क्योंकि मैकेनिक्स का ये सबसे लंबा डेरिवेशन है, स्टेप बाय स्टेप अगर समझेंगे तो आपको पूरी वीडियो समझ में आएगा। तो यह रिलेशन आपको मिलेगा, यह रिलेशन आपको मिलेगा। देख रहे हैं यहां पर इनर्शियल में एक्सेलरेशन है, यह क्या नहीं, ये रोटेटिंग में एक्सेलरेशन है, ये इनर्शियल में है, और सम अनदर टर्म आल्सो अपीयर्स हियर, 3 और टर्म्स यहां अपीयर हो रहे हैं। ये 3 टर्म्स कैसे हैं इसको हम लोग देखते हैं। अगले पेज पे आ जाइए, इसको आप रिमाइंड करिए। अगर यहाँ पर हम m का मल्टीप्लिकेशन करें दोनों साइड में तो हर जगह आपका m आ जाएगा। अगले पेज पे इसको हम करते हैं। नेक्स्ट पेज में आप देखें, अगर यहाँ पर हम m मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा रिलेशन, मिलेगा m ए आर m ए आई माइनस 2m ओमेगा क्रॉस वी आर माइनस m ओमेगा क्रॉस आर, और सबसे लास्ट में माइनस m, हर जगह m मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी ओमेगा अपन डी टी क्रॉस आर, ये मिलेगा रिलेशन। आप जानते हो कि न्यूटन सेकेंड लॉ से मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स होता है। मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स होता है। तो आपको मिल जाएगा यहां से ये फोर्स इन इनर्शियल रोटेटिंग फ्रेम एफ आर इक्वल टू एम ए आर आपको मिल जाएगा। सिमिलरली ये जो टर्म्स है आपका एफ आई एम ए आई, चूंकि आपका एक्सेलरेशन यहाँ ए आई है जो कि एम ए आई इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन, सो यह फोर्स हो जाएगा इनर्शियल फ्रेम में। और बाकी यहाँ पर 3 और टर्म्स आ रहे हैं। यहाँ हम आपको बताएंगे कि 3 टर्म जो आ रहे हैं यह आइलर फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कोरियालिस फोर्स के टर्म्स हैं। तो फिर फोर्स के टर्म अगर इस इक्वेशन को लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा एफ आर इक्वल टू एफ आई माइनस 2m ओमेगा क्रॉस वी आर माइनस m ओमेगा क्रॉस आर माइनस m डी ओमेगा अपान डी टी क्रॉस आर, ये टर्म मिलेगा। ये टर्म वैसे ही है जैसे कि हम कल के आर्टिकल में स्यूडो फोर्स जो अपीयर होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम में, उसके लिए रिलेशन बताया था। वो रिलेशन ये था कि अगर हम फोर्स अगर लेते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम का, फिर यह फोर्स अटैच होगा फोर्स इन इनर्शियल फ्रेम प्लस सम टर्म्स ऑफ स्यूडो फोर्स। यह रिलेशन आपको मैंने बताया था, यह रिलेशन बताया था। तो यह इक्वेशन उसी फॉर्म में है जो रोटेटिंग फ्रेम है, रोटेटिंग फ्रेम को ही हम नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। तो यह जो है टर्म आपका नॉन इनर्शियल का है, ये जो एफ आई है यह आपका
इनर्शियल फ्रेम का है, और ये जो स्यूडो फोर्स के रिमेनिंग बचे हुए टर्म जो है स्यूडो फोर्स के टर्म है। ये फर्स्ट ये वाला, सेकेंड ये वाला टर्म, और लास्ट यह लास्ट टर्म, ये तीनों टर्म्स एफओ के हैं। एफओ हम क्या लिखते हैं? स्यूडो फोर्स लिखते हैं। तो इससे अगर दोनों में नॉन इनर्शियल और इनर्शियल में अगर हम रिलेशन स्थापित किए और अगर यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकाला ऑफ द फोर्स, तो यह रिलेशन मिला। इनका अलग अलग क्या नाम है ये मैं देखता हूँ, जैसा कि आपको हेडिंग में बताया हूँ, ओरिजिन ऑफ स्यूडो फोर्सेस, उसका डेरिवेशन है। तो जो यहाँ पर एफओ है, एफओ इक्वल टू -2m ओमेगा क्रॉस वी आर, यह है -m ओमेगा क्रॉस आर सेकेंड टर्म, एंड लास्ट -m d अपॉन dt ओमेगा क्रॉस आर, ये टर्म मिलेगा। यहाँ पर ये स्यूडो कंपोनेंट्स हैं, इन स्यूडो कंपोनेंट्स को मैंने साइड में लिख दिया है, ये एफओ के बराबर है, जहां पर इनको हम क्या कहते हैं? स्यूडो फोर्स कहते हैं। स्यूडो फोर्स ये कहाँ एराइज होंगे? या नॉन इनर्शियल फ्रेम में अथवा रोटेटिंग फ्रेम में एराइज होंगे। ये स्यूडो फोर्स है। इन स्यूडो फोर्स के तीनों टर्म का अलग अलग नाम है। पहला जो टर्म है इसको कहते हैं कोरियालिस फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से इस टॉपिक को भी डिस्कस किया जाएगा, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। कोरियालिस फोर्स कहते हैं। यहाँ पर जो टर्म है यह आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और जो अगला टर्म है ये, इसको हम कहते हैं आइलर फोर्स। ये तीन एराइज जो हुए हैं स्यूडो फोर्स के टर्म्स, इनको ही हम पहले को कोरियालिस फोर्स, सेकेंड को क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और थर्ड को आइलर फोर्स कहते हैं। इनके एक्सप्रेशन मैथमेटिकल दिए हुए हैं। आप जानते हो कि हमारा अर्थ भी एक रोटेटिंग फ्रेम का एग्जाम्पल है, और अर्थ जो है एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करती है। मतलब इस पर ध्यान दो, ये जो टर्म है लास्ट वाला, अगर अर्थ को हम सपोज करें रोटेटिंग फ्रेम, अर्थ हैज रोटेटिंग फ्रेम, उस केस में हम सपोज करते हैं कि अर्थ का जो ओरिजिन है, केंद्र, वह U के जैसा है। ओरिजिन जो माने हैं सेंटर ऑफ अर्थ है, सेंटर ऑफ अर्थ। उस केस में हमारा जो ओमेगा होता है क्या होता है? कांस्टेंट होता है अर्थ के लिए, क्योंकि इसलिए कांस्टेंट है, हमारी अर्थ 24 घंटे 24 आवर्स में एक चक्कर लगाती है और लगातार एक कांस्टेंट इस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करती है। तो अगर ये कांस्टेंट है तब आपका जो यह लास्ट टर्म में डी ओमेगा अपॉन डी टी जो टर्म आएगा, ये जब कांस्टेंट होगा तो इसका डेरिवेटिव क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। तो अगर हम अर्थ को सपोज कराए रोटेटिंग फ्रेम, तो देखेंगे कि इस केस में हमारा जो आइलर फोर्स है इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये क्या होगा? ये वैनिश कर जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा अर्थ के केस में क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो हमारा जो रिड्यूस होकर के एक्सप्रेशन आएगा, उस केस में, अर्थ के केस में, दो ही स्यूडो फोर्स अपीयर्स होंगे, जहां पर हम पहले को क्या कहते हैं? कोरियालिस फोर्स कहेंगे, और यहाँ पर आपका मिलेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आइलर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये टर्म्स आपका 0 हो रहा है। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे रोटेटिंग फ्रेम में स्यूडो फोर्स एराइज हो रहे हैं। यह एक लंबा डेरिवेशन है। आप उस पूरे डेरिवेशन को यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? नोट कर सकते हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम एक बार इसको हम रिपीट कर रहे हैं। मैंने 2 फ्रेम्स सपोज किया है, एक आपका इनर्शियल फ्रेम और दूसरा रोटेटिंग फ्रेम। एक इनर्शियल फ्रेम और दूसरा रोटेटिंग फ्रेम, यस और यस डैश, जहाँ पर ओ को कॉमन ओरिजिन लिए हैं। पॉइंट पी दोनों फ्रेम में हमने देखा है,
अगर इसका हम इनर्शियल फ्रेम के रोटेटिंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट एक्स आर, वाई आर और जेड आर लिया है। फिर मैंने इनके बीच में जो आपका पोजीशन वेक्टर है या कॉमन ओरिजिन होने के नाते सेम है दोनों फ्रेम में, तो वेलोसिटी इन एस में मैंने निकाला है और वेलोसिटी इन एस डैश फ्रेम में निकाला है। फिर यहाँ एक ऑपरेटर इक्वेशन आपको मिला है जो दोनों फ्रेम को क्या करता है, अटैच करता है, रोटेटिंग फ्रेम और इनर्शियल फ्रेम, प्लस ये सम अदर टर्म ऑफ वेलोसिटी यहाँ पर एराइज होता है, जिसको मैं वीडियो में शुरू में ही समझाया हूँ, जो निगेटिव साइन के साथ एराइज होगा और वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा। यह ऑपरेटर इक्वेशन किसी भी यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी के लिए वेरी करता है। फिर इसको एक बार हम पोजीशन वेक्टर के लिए लिखे हैं और फिर एक बार वेलोसिटी वेक्टर के लिए लिखे हैं। फिर यहाँ से अगर हम इसको वेलोसिटी वेक्टर के लिए लिखें तो यहाँ पर आपको इनर्शियल एक्सेलरेशन, रोटेटिंग एक्सेलरेशन और 3 और टर्म्स नए मिले हैं। फिर अगर इसमें हमने मास से अगर मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या मिला है, यहाँ पर फोर्सेस मिला है आपका, फोर्स इन रोटेटिंग फ्रेम, फोर्स इन इनर्शियल फ्रेम एंड 3 अनदर टर्म्स एराइजेज। दीज आर 3 टर्म्स आर निगेटिव स्यूडो फोर्स टर्म्स। इसको हम एफओ के बराबर लिखते हैं, जो रिलेशन में पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर देखेंगे कि स्यूडो फोर्स का यह डेरिवेशन होगा, तीनों फोर्सेस का अलग अलग एक्सप्रेशन होगा। कोरियालिस फोर्स का एक्सप्रेशन ये होगा, स्यूडो फोर्स का एक्सप्रेशन यहाँ पर ये होगा और आइलर फोर्स का होगा। यहाँ पर आइलर फोर्स अर्थ रोटेशन के केस में वैनिश कर जाता है, फिर आपके केवल कोरियालिस फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 2 फोर्स मिलते हैं। तो सिस्टमेटिक इस तरह से इन स्यूडो फोर्स के ओरिजिन को हम लोगों ने देखा। मैं पूरे इस लेक्चर्स में यह तीनों फोर्सेस को मैं कवर करने का कोशिश किया हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो वीडियो आपको समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।